हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पर सबको स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण, जो कि हम लोग का 2 गो क्लास हो चुका है। हम लोग का आज का क्लास है तीसरा, ठीक है। जिसमें से हमने पढ़ा दिए थे कि मतलब व्याकरण कहते किसको हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ाए थे वर्ण के बारे में, वर्ण का परिचय क्या होता है, ठीक है। ये सब बता दिए थे। उसके बाद बताए थे स्वर वर्ण, उसके बाद व्यंजन वर्ण बताए थे, उसके बाद संयुक्त वर्ण बताए थे, उसके बाद ऊष्म व्यंजन बताए थे, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद ह्रस्व स्वर, उसके बाद है हम लोग का आज टॉपिक है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। आज हम लोग का टॉपिक है संयुक्त व्यंजन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आज है फरवरी के लास्ट महीने, आज है फरवरी के लास्ट दिन, ठीक है। क्या जी? आज है फरवरी के लास्ट दिन। तो आज हम लोग जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन बोलो या फिर संयुक्ताक्षर बोलो, ठीक है। ये दोनों में फर्क नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये जो क्लास चल रही है ना, तो इसमें क्या होगा कि 8, 9, 10 क्लास के जितना भी बच्चे होंगे, इस सभी के लिए मतलब इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि मतलब हम 8 में पढ़ रहे हैं तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये सभी बच्चों के लिए कैसे महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे, जैसे आप लोग वीडियो जो देखते होंगे तो उसमें लाइक और कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लिया करो, कैसे कि जैसे ही हम यहाँ पर जब वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो आप उसके सहायता से आप मतलब क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना बिना समय को गवाए हुए अपना आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग का टॉपिक है क्या? हम लोग का टॉपिक है आज संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यानी संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जैसे जान लो, यहाँ पर ही किस, यहाँ पर ये संयोगी छ, इसको बोलते हैं संयोगी छ। अगर इसके इंग्लिश की बात बोलूँ तो KSS से संयोगी छ होता है। जैसे आपको यरल जब आप पढ़ते होंगे तो उसमें पता लगता होगा कि संयोगी छ का स्पेलिंग क्या होता है, KSS से संयोगी छ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बचपन में हम लोग बहुत मार पिटा है संयोगी छ के स्पेलिंग के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग बताइएगा खैर में कि संयोगी छ त्र और स्र, देखो संयोगी छ त्र, इसको बोलते हैं स्र, और ज्ञान, ये जो है ना, तो ये कहा है कि हिंदी वर्ण के, देखो क्या बोले हम कि हिंदी में, देखो यह हिंदी में यह संयुक्त व्यंजन है। क्या जी? यह एक संयुक्त व्यंजन। अगर पूछो कि बताओ कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से आते हैं, तो बोलना कि छ हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलना संयोगी छ, त्र, स्र और ज्ञान। ये जो 4 गो जो वर्ण है ना, तो ये कौन सा वर्ण हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये कौन सा वर्ण होगा बताओ? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। कैसा व्यंजन हो जाएगा? यह एक संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। आगे जाएंगे इसमें कि यह जो संयुक्त व्यंजन है ना, तो यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ठीक है। इसलिए हिंदी वर्णमाला में इसे प्रायः स्थान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसको मतलब वर्णमाला में इसको शामिल नहीं किया गया। अगर मैं आपको सब पूछूं कि बताओ कि वर्णमाला की संख्या कितने होते हैं, कहाँ पर लिखा? देखो हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितना होता है जी बताओ? इसकी संख्या होती है 48, जो आपको हम बताए थे, ठीक है। कवर्ग से लेकर के जो पवर्ग तक होता है तो उसको बोलते हैं स्वर वर्ण, नहीं, जिसकी संख्या होता है स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इसको ना। देखो कवर्ग से लेकर के यहाँ तक था ना, पवर्ग तक, ठीक है। इसको बोलते हैं संयुक्त। इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श ना, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। जिसकी संख्या होती है कितना जी? जिसकी संख्या होती है 25, ठीक है। जैसे मान लो कि 25 को कैसे कैसे हो जाएगा, तो पूरा क ख का लिखोगे तो अंग तक लिखोगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो क ख हो गया, च छ हो गया, ट ठ हो गया, त थ द और फिर प फ हो गया, ठीक है। तो ये आप सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 पूरे 25 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से उसमें फिर बताएं कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श 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 तो हो गया ना। उसके बाद था ऊष्म व्यंजन, एक था ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या होती है 5। और एक कौन सा होता है? एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है ऊ स्वर, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, खाली आप लोग जानो कि जो वर्णमाला है ना, जो वर्णमाला है इसकी संख्या होती है कितनी? इसकी संख्या होती है 48, ठीक है। जो कि कवर से लेकर पावर तक जो है ना स्पर्श व्यंजन, इसकी संख्या होती है 25। और बाकी हम आपके क्लास में गिनवाए थे। तो हम लोग का टॉपिक है क्या? हम लोग का टॉपिक है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। उसमें से हम लोग पढ़े कि संयुक्त व्यंजन आखिर कौन कौन होते हैं। तो बोलना कि छ, त्र, स्र और ज्ञान जो है यह एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जिसमें से यह स्वतंत्र वर्ण नहीं होते, इसलिए इसे हिंदी वर्णमाला में से प्रायः स्थान नहीं दिए जाते, मतलब इसको वर्णमाला में इसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे देखो कि व्यंजनों का मेल कैसे होता है। जैसे मान लो कि आपको संयोगी छ लिखना है, ठीक है। कैसा? ये वाले छ का निर्माण जब करना है, ये वाला छ का, तो कौन कौन से इसमें वर्ण को मिलाएंगे तो इस वर्ण का मतलब अच्छी तरह से या फिर निर्माण हो जाएंगे या फिर बन जाएंगे। तो इसको देखो, इसको बनाने के लिए मतलब संयोगी छ को बनाने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको क को मिलाना होगा। आधा क बोलते हैं, जैसे
ये जो का है ना, तो इसको बोलते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, एक होता है स्वर, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। देखो जो स्वर वर्ण होता है ना, तो इसकी जब उच्चारण करोगे तो इसमें क्या होता है कि किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। ठीक है, लेकिन जो व्यंजन वर्ण हो जाएगा, जो व्यंजन वर्ण होगा, तो इसकी सहायता में क्या होगा कि स्वर वर्ण को लिया जाएगा। स्वर वर्ण की मतलब जैसे मान लो कि आप व्यंजन वर्ण की जब उच्चारण करोगे ना, तो इसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। कैसी लिया जाता है? स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसमें क्या होगा कि इसकी उदाहरण हो जाएगा, जैसे मान लो कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ठीक है, म हो गया, र हो गया, इस तरह से। ठीक है, लेकिन जो स्वर वर्ण जो होगा, स्वर वर्ण में क्या होता है कि जैसे इसमें हो जाएगा, जैसे आधा क हो गया, ठीक है, आधा च हो गया, तो इसमें हलंत लग जाते हैं, मतलब इसमें कोई सा भी वर्ण की सहायता नहीं ली गई है। ठीक है, लेकिन जब व्यंजन वर्ण के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्वर वर्ण जब आएगा ना, मतलब स्वर वर्ण की इसमें सहायता ली जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको अगर पूरा क लिखना है ना, ऐसे पूरा क लिखना है, तो इसमें एगो आधा क लिखने पड़ेंगे, एगो अ लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो इसमें क्या है कि दो गो स्वर वर्ण जब मिलेगा ना, तो एक व्यंजन वर्ण की सहायता से, मतलब व्यंजन वर्ण की निर्माण होगा। ठीक है, किसकी सहायता से? तो स्वर वर्ण की सहायता से। ठीक है, तो जैसे आप लोग को बताएं, ये जो संयोगी छ है ना, ये जो संयोगी छ है, तो संयोगी छ को निर्माण करने के लिए कौन कौन सा वर्ण को मिलाएंगे? तो पहले मिलाएंगे आधा का और पूरा स को मिलाएंगे, मतलब ये भी आधा सही है। ठीक है, हलंत वाला है। ठीक है, तो इसको जब आप मिलाइएगा ना, इसको जब मिलाइएगा तो संयोगी छ का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ये आधा का है, उसके बाद प्लस करके पूरा सा करोगे, जब इस दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा संयोगी छ। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लो कि आपको त्र का निर्माण करना है, किसका? आपका अगर त्र का निर्माण करना है तो आधा त लगेगा, उसके बाद र मिलेगा, ये दोनों को आप जब मिक्स कीजिएगा तो त्र का पूरी तरह से निर्माण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया स्र। स्र का निर्माण कैसे होता है? एक होता है स, इसको बोलते हैं स। ठीक है, मतलब तालाबी सा, उसके बाद कर दो प्लस करके, उसके बाद कर दो र, और र जब कर दोगे तो ये हो जाएगा स्र, मतलब स्र का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आगे है ज्ञान, जो हम लोग यरल में जो ज्ञान देते हैं ना ग्रामाक्षर में, तो उसी तरह से इसमें अगर ज्ञान को अगर निर्माण करना है तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले आपको ज का निर्माण करना होगा, मतलब आधा ज को लिखने पड़ेंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं च में कि इया बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं कि इया माने कुछ नहीं, तो यहाँ पर ही कुछ होता है। ठीक है, मतलब इसको मिक्स करके क्या होता है कि ज्ञान का निर्माण होता है। मतलब ज्ञान को बनाने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपको ज मिलाना होगा, और उसी में क्या होगा कि अंग नहीं इया को मिला करके उसको शब्द का कौन सा शब्द का निर्माण करेगा, तो हो जाएगा कौन सा? यारला में कौन सा था? इसको ज्ञान आता। ठीक है, इसको ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, आगे जानो कि संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है। ठीक है, मतलब जो संयुक्ताक्षर है ना, जो ये हम लोग ये जो संयुक्त व्यंजन बोलो या फिर संयुक्ताक्षर बोलो, संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर मतलब इसका जब बनाओगे तो इसमें क्या होता है कि दो गो वर्ण को मिला करके एक वर्ण का निर्माण किया जाता है। वही यहाँ पर लिखे हैं कि संयुक्ताक्षर जो होता है तो इसमें दो या दो से अधिक व्यंजन को मिला करके होता है, मतलब व्यंजन को मिला करके इसकी निर्माण की जाती है। किसकी निर्माण की जाती है? तो बोला कि संयुक्त व्यंजन की निर्माण की जाती है। ठीक है, आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल देख लो कि यहाँ पर हो गया सत्य का हो गया, जैसे एग्जाम्पल में हो गया सत्य, उसके बाद है उत्थान, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है क्या? पढ़ो आप लोग, इसकी मतलब ये लिखा क्या गया? आधा खा है, या है, फिनती है, ख्याति। ठीक है, उसके बाद हो गया कार्य, राष्ट्र, निर्माण, ठीक है, तो इसी तरह से हो गया इत्यादि। समझे कि नहीं? इस तरह से क्या होता है कि दो गो वर्ण को मिला करके एक शब्द को बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक वर्ण को बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आगे देखो कि हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, मतलब उच्चारण स्थान आखिर कहते किसको है? ठीक है, उच्चारण स्थान कहते किसको? तो देखो सबसे पहले हम लोग का एक पॉइंट का है कि हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान किसे कहा जाता है? हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान किसे कहा जाता है? तो बोलना क्या कि मुंह से, यानी मुंह के जिस भाग से, देखो मुंह मतलब देखो यहाँ पर ही हम बनाए हैं, यहाँ देखो यहाँ पर एक मूर्ति बनाया है कि नहीं, तो इसका जो मुंह है ना, तो मुंह से जो आवाज या ध्वनि जो निकलती है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि मुंह के जिस भाग से वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण होता है। ठीक है, फिर से पढ़ो, इसमें सबसे पहले क्या बताएं कि मुंह के जिस भाग से, देखो मुंह के जिस भाग से वर्ण की ध्वनियों को
वर्ण की ध्वनियों को उच्चारण होता है उससे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं उच्चारण स्थान। क्या बोलते हैं जी, उसी को बोलते हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो कि उच्चारण स्थान आखिर होता कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दांत। जैसे मान लो कि आप लोग जैसे देखो कि छोटा बच्चा को आप मुंह फड़वाओगे तो उसमें दांत नहीं होते। ठीक है, लेकिन जब आप लोग हो ना तो आप लोग क्या करना कि एक आईना को ऐसे लेना, अब आईना को लेकर के ऐसे सामने रखना और उसके बाद अपना मुंह फाड़ना। कैसा फाड़ोगे, मुंह को फाड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नजर आएगा होठ, तो होठ के जब अंदर जाओगे तो यहाँ पर ही आएगा दांत। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ही है दांत। ठीक है, यहाँ कहा जी दांत। तो दांत से कौन कौन सा उच्चारण स्थान होता है, तो देखना जितना होता है तवर्ग वाला, तवर्ग मतलब बोले तो त थ द। ठीक है, त थ द ध न, तो उसको तवर्ग आता है इसमें काची से, दंत से। उसके बाद हो गया ल। कैसा, ल। जब ल बोलोगे तो लगेगा ना कि ये जीभ है ना, ये जो जीभ होता है तो दांत के नीचे वाले भाग पे सट रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं दंत। ठीक है, उसके बाद हो गया स। जब आप स बोलिएगा तो कहा होगा कि जीभ है ना, तो जीभ का होगा कि दांत में जाकर टच करेगा तो स का उच्चारण स्थान आएगा, मतलब स निकलेगा। ठीक है, मुंह से आवाज। तो वही है कि दंत से कौन कौन सा वर्ण आते हैं, तो बोलना कि तवर्ग, उसके बाद हो गया ल, उसके बाद हो गया स। आगे जानो कि मूर्धा। मूर्धा से यानी देखो यहाँ पर ये जो मूर्धा है, तो मूर्धा से कौन कौन सा वर्ण आते हैं, तो मूर्धा से बोलना कल ऐसे बोलो ट ट ट। तो ट देखना कि जो मूर्धा अंदर में है ना, तो उसमें क्या होता है कि टर्च होता है। ठीक है, उसके बाद बोलो र। का है, र बोला जा रहा है, मतलब जीभ के जो अंदर की ओर जा रहा है जीभ। ठीक है, ऐसे बोलो र। ठीक है, तो र जाएगा अंदर की ओर। उसके बाद हो गया स। कौन सा हो गया, यहाँ पर हो गया पेट फाड़वा वाला स। जब इसकी उच्चारण स्थान करोगे ऐसा, जैसे मान लो कि हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जैसे देखो कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, तो देखो सबसे पहले हो गया ट, उसके बाद हो गया र, उसके बाद हो गया स। क्या हो गया, उसके बाद हो गया स। आगे देखेंगे कि कंठ से अगर कंठ बताओ कि कंठ आखिर होता क्या है, तो देखना कि जो लड़कियां लोग पूजा करती है, लड़की लोग जो पूजा करती है, तो यहाँ पर टीका लगाती है यहाँ। तो ये जो हम लोग का निकला होता है ना, जो पुरुष रहेगा, तो देखना कि यहाँ पर गले में क्या होता है कि निकला हुआ भाग रहता है। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं कंठ, या फिर इसी को बोलते हैं कि टेटवा दबा देखा तुम्हारा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कंठ। तो कंठ से कौन कौन से आवाज निकलते हैं या फिर कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो बोलना सबसे पहले कि अ। क्या बोलते हैं जी, बोलना कि अ बोला जाता है, अ। उसके बाद हो गया आ, उसके बाद हो गया कवर्ग, उसके बाद हो गया ह। जैसे मान लो कि आप क ख ग जितना पढ़ोगे ना, जैसे मान लो यहाँ पर ही पढ़ो ऐसे क ख ग घ अंग, तो ये जो है इसी चीज को बोलते हैं कवर्ग। इसी चीज को क्या बोलते हैं जी, इसी को बोले हैं इसी तरह से पूरा बोलते हैं कवर्ग। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि बताओ कि दंत से कौन कौन से, या फिर अभी देखो एक और बचेगा ना, यहाँ पर ही बोलते हैं तालु। तालु बताओ कि तालु आखिर होता कहाँ है, तो देखना कि जो जीभ है ना, जीभ के ऊपर वाले दांत जो है, और दांत के ऊपर वाले जो ऐसे देखना कि एक नाग के तरह ऐसे उठा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं तालु। जब यहाँ पर जब आप जीभ को सटा करके बोलोगे तो आएगा ई। कैसा, ई हो जाएगा हर्ष ई, दीर्घ ई, उसके बाद होगा चवर्ग। ठीक है, उसके बाद हो गया चवर्ग। ठीक है, उसके बाद हो गया स, उसके बाद हो गया य। कैसा, मतलब जो देखो तालु है ना, तो तालु में मतलब पूछेंगे बताओ कि तालु से उच्चारण स्थान कौन, तालु से कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो बोलना कि हर्षई, दीर्घई, चवर्ग, य और स। ठीक है, उसके बाद बोलना, अगर मैं पूछूं कि बताओ कि दांत से कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो बोलना कि तवर्ग ल स। ठीक है, अगर पूछूं कि बताओ कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो बोलना तवर्ग र स। ठीक है, अगर पूछूं कि बताओ कि कंठ से कौन कौन से उच्चारण स्थान आते हैं, तो बोलना कि य आ कवर्ग ह। ठीक है, समझे कि नहीं। अगर पूछे कि कवर्ग आखिर होता क्या, तो बोलना कि क ख ग घ अंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कवर्ग। अगर पूछो कि चवर्ग क्या होता है, तो बोलना कि च छ ज झ ञ, यानी इसमें 5 गो वर्ण आएंगे। कितने आएंगे, 5 गो वर्ण आएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लास समझ में आया कि नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगले क्लास में बताते हैं। कि एक थोड़ी सा है उसको भी बता दूं क्या, बता दूं, बोलो, बता दूं। ठीक है, तो उसको भी बता देते। तो हम लोग आगे दूसरी स्लाइड पे इस पे जानेंगे हम लोग आगे कौन कौन से दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ही सबसे पहले क्या स्थान, उसके बाद है वर्ण, उसके बाद है नाम। मतलब
जो स्थान है ना, जो चीज़ हम लोग उच्चारण करते हैं वो स्थान से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे मान लो कि आपको कंठ है, ठीक है, तो कंठ आपकी कहाँ है, यहाँ है ना, तो ये जो कंठ है तो यहाँ से कौन कौन से उच्चारण स्थान निकलते हैं, मतलब यहाँ से कौन कौन से वर्ण निकाले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है अ, ठीक है। आप लोग मतलब महसूस कीजिएगा कि जब आप बोलिएगा धीरे आवाज में से अ आ, तो ऐसा लगे कि मतलब यहाँ पर कंठ पे थोड़ी सा ना भार पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ होगा पहले अ होगा, आ होगा, फिर ये जो जितना है ना सब में हलंत लगी है। हलंत का मतलब क्या होता है कि ये सब स्वर वर्ण है, मतलब इसमें स्वर वर्ण मतलब क्या होता है कि इसमें आधे होते हैं, मतलब इसमें हलंत लग जाते हैं तो समझो कि आधा है, ठीक है। जैसे आपको लिखना है उपयुक्त, जैसे मान लो कि आपको लिखना है उपयुक्त, तो ये जो आधा का लिखे हो ना तो इसी को बोलते हैं स्वर वर्ण, इसी को बोलते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। अब जैसे आपको लिखना है कमल, कमल, तो ये हो गया व्यंजन, ये कौन सा हो गया, ये हो गया व्यंजन वर्ण, ठीक है। ये कौन सा वर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक है, समझे कहीं। तो वैसे ही जैसे बता रहा हूँ कि जैसे कंठ से का कौन 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 सा निकलता है शब्द या फिर वर्ण, तो इसको बोलना अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ये जितना है ना, ये जितना भी है तो इसकी नाम कौन से दिया जाता है, इसको इस जो वर्ण है तो ये जो उच्चारण से जो निकाली जा रही है तो इसको कौन सा नाम दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंठीय वर्ण, क्या कंठीय वर्ण बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है हम लोग का तालु, ठीक है, दूसरा क्या है तालु। तो तालु से कौन कौन सा वर्ण निकलता है, तो सबसे पहले हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, इया, उसके बाद है या, उसके बाद है स, तो इसको बोलते हैं तलव्य वर्ण, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तलव्य वर्ण, ठीक है। तीसरा जानेंगे कि तीसरा होता है मूर्धा, ठीक है। तो मूर्धा से कौन सा वर्ण निकलता है, तो बोलना कि सबसे पहले निकलता है री, ट, ठ, ड, ढ, न, उसके बाद बोलना र, उसके बाद बोलना आप इसको क्या बोलोगे तलाबी सा नहीं, इसको बोलना मूर्धन्य सा, ठीक है। मूर्धन्य सा, जब मूर्धन्य सा बोलेगा तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। आगे है चौथा, चौथा है हम लोग का दंत, यानी दांत को टच जब करते हैं जीभ से तो कौन कौन सा वर्ण निकलता है, तो इसमें सबसे पहले त, सबसे पहले त, थ, द, ध, न, उसके बाद हो जाएगा ल, उसके बाद हो जाएगा तलाबी सा, मूर्धन्य सा, डंटी सा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डंटी सा, समझे कि नहीं। देखो ये हो गया तलाबी सा, ये हो गया मूर्धन्य सा और ये हो गया डंटी सा। तो डंटी सा का उच्चारण स्थान कहाँ से आता है, तो दंत से आता है, ठीक है, दंत से, तो इसको बोलते हैं दंत्य, दंत्य वर्ण बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं दंत्य वर्ण, इसको बोला जाता है, ठीक है। पांचवा है ओट्स, ओट्स मतलब जो होता है हम लोग का जो पीप मतलब लिप्स होता है ना ओठ, उसी को बोलते हैं ओट्स, ठीक है। तो ओट्स वर्ण में ओट्स से कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सबसे पहले हो गया उ, मतलब हर्षऊ, दीर्घऊ, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। जैसे आप बोलिएगा प, फ, ब, भ, म, तो जब तक आप दोनों होठ को आपस में नहीं मिलाइएगा तब प, फ, ब का उच्चारण स्थान नहीं निकलेगा, मतलब वर्ण नहीं निकलेगा उस तरह से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओट्स, ओट्स वर्ण इसको बोल जाता है, कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओट्स वर्ण बोल दिया जाता है, ठीक है। अगला है छठा कंठ तालु, कंठ तालु ये स्थान है, ठीक है। कंठ तालु से कौन कौन सा वर्ण निकलता है, तो सबसे बोलना ए, ठीक है, इसको बोलते हैं कंठ तालुव्य वर्ण बोलते हैं, कंठ तालुव्य वर्ण बोले जाते हैं, ठीक है। अगला है कंठोष्ठ, मतलब कंठ भी और ओट्स भी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओ, इसको बोल देंगे कंठोष्ठ वर्ण बोल देंगे, ठीक है। जैसे आप देखो कि कंठ तालु है ना, कंठ तालु मतलब क्या होगा कि कंठ का भी प्रयोग होगा और तालु का भी प्रयोग होगा, तो उसमें कौन कौन से वर्ण निकलेंगे तब बोलना कि ए, इसको बोलते हैं कंठ तालु वर्ण, ठीक है। अगर पूछो कि कंठ ओट्स कौन कौन से वर्ण निकालता है तो बोलना ओ, मानी ओ जो बोलोगे और जब बोलोगे तो उसमें कंठ का भी होगा, कंठ का भी काम होगा, उसमें लिप्स का भी काम जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं काजी कंठोष्ठ वर्ण बोल देते हैं, ठीक है। आगे है दंतोष्ठ, यानी दांत का भी प्रयोग हो और ओठ का भी प्रयोग हो, तो इसको बोलते हैं व, देखना कि जब व बोलोगे तो जो जीभ का जो अगला हिस्सा होता है तो वो हमारे जीभ का होता है कि दांत के नीचे टच करता है, तो इसको बोलते हैं व, ठीक है, इसको बोलते हैं दंतोष्ठ वर्ण बोल देंगे, ठीक है। अगला है नवा नासिका, नासिका मतलब क्या होता है कि ऐसा लगेगा ना कि मतलब इसको जब उच्चारण करोगे तो ऐसा लगेगा कि नाक ना जो भर रहा है एकदम, मतलब आपको सर्दी होगा ना तो जब बोलेगा ना अंगा इया, ऐसा लगे कि नाक को ना बज रहा है, कैसा होता है नाक को बजना, उसी को बोलते हैं नासिका, ठीक है। तो जब नासिका से जब आवाज निकलेगा तो कौन कौन सा वर्ण निकलेगा, तो सबसे पहले इया, ऐसा कभी बोलो इया, मतलब थोड़ी सा लेट लगा करके बोलना, ठीक है, इया,
यहाँ बोल दो अंगा, त्वर्गिना, न, म। तो ये सब जो होता इसको बोलते हैं नासिकस वर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं नासिकस, नासिकस वर्ण कहा दिया जाता है। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग। आगे इसमें कहा है कि विशेष दृष्टव्य, विशेष विशेष दृष्टव्य। ठीक है, इसमें कौची आता है, तो इसमें देखो इसमें आता है त्वर्गिना, त्वर्गिना देखो, त्वर्गिना अनुनासिक, अनुनासिक मतलब कहता है कि जो नाक के द्वारा निकाली गई शब्द जो होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। जो त्वर्गिना है तो अनुनासिक मूर्धा वर्ण है जो अंगा की तरह, अंगा की तरह, अंगा की तरह शब्द के अंत में आता है। अंगा की तरह, अंगा की तरह शब्द में पीछे की ओर आता है। ठीक है, यानी लास्ट में आता है। इसमें सबसे देखो इसमें क्या बताएं कि देखो विशेष दृष्टव्य, देखो विशेष दृष्टव्य में क्या आता है, त्वर्गिना जो है ना तो अनुनासिक मूर्धा वर्ण है। कौन सा है जी, अनुनासिक मूर्धा वर्ण है जो अंगा की तरह शब्द के अंत में यानी सबसे लास्ट में आता है। इसी को बोलते हैं विशेष दृष्टव्य, देखो दृष्टव्य। ठीक है, इसको कहा होता है कि अंगा की तरह शब्द के अंत में आता है। ठीक है, जैसे अपवाद में है, जैसे अपवाद में क्या है, अपवाद में है परिणाम, प्रणाम, परिणाम होता है परिणाम, एक होता है प्रणाम मतलब उसको प्रणाम करना। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग। ये यहाँ से खत्म हो गया। अगला पॉइंट है हम लोग का चीज अनुताप। अनुताप मतलब क्या होता है जी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटोनेशन, इंटोनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वर्णमाला, इसमें क्या होता है कि वर्णमाला में कुछ वर्ण, देखो वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरतियां स्पर्श, देखो स्पर्श झिंकृत होती है। कैसा होता है, झिंकृत। और झिंकृत में आप जैसे मान लो कि एग्जाम्पल ऐसे इसकी क्या हो सकता है, झिंकृत मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या बताएं कि वर्णमाला के कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वकृतियां, देखो स्वरकृतियां परस्पर झिंकृत होती है। ठीक है, जैसे में हो गया अंगा, अंगा नहीं होगा, इसमें सबसे बोला होगा ग, उसके बाद है ज, उसके बाद है द, ब, य, र, ल, व, उसके बाद हो जाएगा ह। ये जितना भी वर्ण है ना, ये जितना भी वर्ण है मतलब क, देखो क नहीं है, ग, ज, द, ब, य, र, ल, व, ह। ये जितना भी वर्ण है ना मतलब ग से लेकर के ह तक का जितना वर्ण है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घोष ध्वनि, इसको क्या बोलते हैं, घोष ध्वनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको यह क्लास कैसा लगा, आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट में जरूर बताइएगा। आप वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कीजिएगा और वीडियो के अंत में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करना कि वीडियो को लाइक करके दूसरी जगह से मतलब शेयर करने में थोड़ा सा मदद करो। ठीक है, रोज के लिए ऐसे ही क्लास में बने रहना। ठीक है, रोज आपकी क्लास ली जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।